पिछला सेशन हमने हाइपोथैलेमस पे ख़त्म किया था और आज के सेशन में हम हाइपोथैलेमस से शुरू करेंगे और ब्रेन के अदर पार्ट्स की फंक्शनिंग को समझेंगे। हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस जैसे शरीर का ताप नियंत्रक भी कहते हैं, यानी कि थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, एक न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, यानी कि ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत इसलिए क्योंकि इसकी जो फंक्शनिंग है, जो कार्य प्रणाली है, वो तंत्रिका कोशिका पर आधारित है, ठीक है, इसलिए। और अंतःस्रावी तंत्र पर इसलिए क्योंकि यह एक हार्मोन भी स्रावित करता है, हाइपोथैला हार्मोन। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमने देखा था कि ये फीडिंग, फाइटिंग, फ्लीइंग और लिबिडो और सेक्स डिजायर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के कारण ये इसेंशियल है किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, यानी कि प्रजातियों के अस्तित्व में बने रहने के लिए हाइपोथैलेमस का ब्रेन में उपस्थित होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कोई प्रजाति हो, अगर फीडिंग नहीं होगी, भोजन अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी जीव का अगर हम ब्रेन से हाइपोथैलेमस रिमूव कर दें, निकाल दें, तो उसे भूख नहीं लगेगी, उसे उसके बॉडी के अंदर हंगर के इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे, तो भूख का एहसास नहीं होगा, तो खाना नहीं खाएगा और भूखमरी से मर जाएगा, जाहिर सी बात है। तो प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है हाइपोथैलेमस का वहाँ उपस्थित होना। अब इसके बाद हमने एक चीज़ देखी है कि जब भी किसी की डेथ होती है तो जो लाश है ना, डेड बॉडी है, जो कैडावर पढ़ते हैं इसे साइंस लैंग्वेज में, तो वो ठंडी हो जाती है। आफ्टर डेथ जो बॉडी का टेम्परेचर है वो स्लो डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है, ठंडी हो जाती है लाश। तो उस समस्या या कहें तो उस कंडीशन को कहते हैं एल्गोर मोर्टिस, ठीक है। एल्गोर मोर्टिस का मतलब है कि लाश का ठंडा पड़ जाना। होता क्या है कि जैसे ही डेथ होती है तो ये हाइपोथैलेमस की वर्किंग टोटली स्टॉप हो जाती है, तो बॉडी पूरी क्या हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम हाइपोथैलेमस के एंडोक्राइन फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो अंतःस्रावी कार्य में हमने बोला था अभी कि ये हाइपोथैलेमिक न्यूरो हार्मोन, यानी कि हाइपोथैला हार्मोन स्रावित करता है, सीक्रेट करता है, जिसका काम है पीयूष ग्रंथि को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। अब ये हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डायंसिफ्लॉ के फ्लोर में, ठीक है। जैसे ये डायंसिफ्लॉ है, ठीक है, ये डायंसिफ्लॉ है, इसके फ्लोर लोअर लेवल पे यहाँ पर है, ठीक है, इमेज आपको दिख रहा होगा। ऊपर क्या है, ये सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स सेरेब्रम है ये नहीं, पीछे हिंड ब्रेन, ठीक है। आगे हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो बात आई थी पिट्यूटरी ग्लैंड की। देखो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एंडोक्राइन सिस्टम में, क्योंकि ये ग्लैंड है, ग्रंथि है, ठीक है, जो कि हार्मोन सीक्रेट करती है। लेकिन थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जान लेंगे इसकी लोकेशन और इसका अटैचमेंट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी पीनल ग्लैंड की। पीनल ग्लैंड किससे कनेक्टेड थी, एपिथैलेमस से, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड किससे कनेक्ट है, हाइपोथैलेमस से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है, हाइपोफाइसिस, और पीनल ग्लैंड को क्या कहते हैं, एपिफाइसिस, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि जिसे हाइपोफाइसिस कहते हैं, ये इनफंडिबुलर स्टेम से अटैच होती है हाइपोथैलेमस से, मतलब कि हाइपोथैलेमस से अटैच रहती है इनफंडिबुलर स्टेम के सहारे, ठीक है। इसकी लोकेशन हम यहाँ देख सकते हैं, ये मटर के दाने के जैसे ही स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। और ऊपर देखो, ये जो पिंक कलर का ये हाइपोथैलेमस है और यहाँ से ये अटैच है इनफंडिबुलर स्टेम के सहारे, ठीक है। अब ये जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ पे होती है, तो सेला टर्किका, ये एक कैविटी है सेला टर्किका, और ये स्फेनॉइड बोन, जो क्रेनियम है, जो कपाल है, कपाल के स्फेनॉइड बोन की एक कैविटी होती है सेला टर्किका, उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, इतना लिख लेना है। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में, यानी कि मध्य मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क का जो ओवरऑल पार्ट है पूरा, उसे ऑप्टिक लोब भी कहते हैं। और इस ऑप्टिक लोब में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में हमने कल वैसे ही थोड़ा बताया था, ठीक है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के दो पार्ट हैं। ये क्वाड्रिजेमिना का मतलब यहाँ पे देखो, जो क्वाड है इसका मतलब क्या है, चार होता है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि दो चीज़ें दो दो पार्ट में होंगी कुछ, ठीक है। तो
दो सुपीरियर कॉलिकलाई होती हैं इसमें और दो इन्फीरियर कॉलिकलाई होती हैं। सुपीरियर कॉलिकलाई विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि विजन सिग्नल्स हैं जो वो सुपीरियर कॉलिकलाई में इंटरप्रेट किए जाते हैं, यानी कि वहाँ पे उनका अध्ययन किया जाता है दिमाग में, ठीक है। और इन्फीरियर कॉलिकलाई में ऑडियो, यानी कि जो हम कान से सुनते हैं वो सारे सिग्नल्स इन्फीरियर कॉलिकलाई में जाते हैं। तो ये मिड ब्रेन, ठीक है, इसकी लोकेशन और इसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे हम इस इमेज के सारे समझ सकते हैं, ठीक है। ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका सेरेब्रम, ठीक है, और ये बीच में दिख रही है आपको पीनल ग्लैंड, ठीक है, और ये बीच इसके नीचे जस्ट है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में देखो ये लिखा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के 4 पार्ट हैं, 2 ऊपर 2 नीचे हैं। तो 2 ऊपर सुपीरियर कॉलिकलाई हैं और 2 नीचे इन्फीरियर कॉलिकलाई हैं। ये आपको दिख रहे होंगे पार्ट्स, ठीक है, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आपका हिंड ब्रेन है, सेरेबेलम है, और फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड उससे अटैच रहती है, ठीक है। तो इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरेबेलम, ठीक है। हिंड ब्रेन जिसे पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। पोन्स का मतलब होता है ब्रिज, संयोजक अंश, यानी कि संयोजक अंग। ये वो हिस्सा है ब्रेन का, यानी कि हिंड ब्रेन का वो हिस्सा है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को सेरेब्रम से जोड़ता है। कनेक्टिंग या कहें तो कनेक्टिव पार्ट है, ठीक है। इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, टू सेरेब्रम, ठीक है। इसके बाद बात करें मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा को हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखा था, जहाँ पे देखा था हार्ट बीट या हार्ट रेट की रेगुलेशन में, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्सों से अटैच रहती है, यानी कि इट कंटिन्यूज विथ सुपीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसकी शुरुआत होती है फोरामेन मैग्नम में, ठीक है। ये एक वर्ड है फोरामेन मैग्नम। ये एक ब्रेन में, यानी कि हिंड ब्रेन में एक स्पेस का नाम है फोरामेन मैग्नम, जहाँ पर मेडुला ऑब्लांगाटा शुरू होता है, ऑसिपिटल लोब में। ध्यान देना, मेडुला ऑब्लांगाटा कहाँ पे है? ऑसिपिटल लोब में। और हमने देखा था कि हार्ट रेट या हार्ट बीट के रेगुलेशन में मेडुला ऑब्लांगाटा का यहाँ पे रोल होता है। तो ये कार्डियो वेस्कुलर सेंटर भी है, कार्डियो, यहाँ पे ओ कर लेना, CARDO, कार्डियो वेस्कुलर सेंटर, यानी कि हृदय गति के नियंत्रण हेतु ये इसकी फंक्शनिंग होती है। इसके बाद जो मेडुलर रिदमिसिटी एरिया है, ठीक है, ये यानी कि जो जितने भी आपके श्वसन तंत्र है और आपके जो परिसंचरण तंत्र है, इनमें रिदम बनी रहे, इनमें लय बनी रहे, इनमें तालता बनी रहे, इसके लिए भी मेडुला ऑब्लांगाटा रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी कि प्रतिवर्त कार्य जो होते हैं, प्रतिवर्त क्रिया होती हैं, उनमें भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे वॉमिटिंग, उल्टी आना, स्नीजिंग, छींकना, कफिंग, ठीक है, स्वेटिंग, सलाइवेशन, हिकअप्स, हिचकी वगैरह हमारी मेडुला ऑब्लांगाटा से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। स्वालोइंग, खाना जो निगलते हैं, ये भी हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा रेगुलेट करता है, ठीक है। और श्वसन तंत्र का रेगुलेशन भी यही बनाए रखता है आराम से, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगाटा की लोकेशन आपको इस इमेज में दिख रही होगी, ठीक है, पोन्स के जस्ट नीचे और सेरेबेलम और पोन्स के जस्ट बीच में है ये, ठीक है। ये और मेडुला से ही शुरू हो जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड आगे जाके। अब हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे, सेरेबेलम, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है और इसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ब्रेन मास का लगभग 10th हिस्सा होता है ये, ठीक है। जितना ब्रेन का मास है उसका लगभग 10th हिस्सा ये कैरी करता है। मेन फंक्शन क्या है इसका? शारीरिक संतुलन को बरकरार रखना, इक्विलिब्रियम और इरेक्ट पोस्चर, ठीक है। बॉडी का बैलेंस, शुद्ध भाषा में कहें तो बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका सेरेबेलम, ठीक है। और जो रैपिड मूवमेंट्स होते हैं जैसे रनिंग, टाइपिंग वगैरह, इनको भी रेगुलेट करता है। और जो हमारी मसल टोन है उनके मेंटेनेंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। सेरेबेलम की लोकेशन हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो इस इमेज में समझ लो कि सेरेबेलम यहाँ पर है, ठीक है, जस्ट पीछे है। और आज के सेशन में अभी और भी है, देखो स्पाइनल कॉर्ड सेरेबेलम से नीचे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु, और बायोलॉजी में से माइलॉन के नाम से भी पढ़ते हैं, ठीक है। इमेज जरा देख लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली में ये ब्रेन जो हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा था वहाँ से शुरू होकर ये पूरा
लोअर एंड तक आती है, ठीक है, बैक साइड में। और ये वर्टिब्रा कॉलम में, ठीक है, न्यूरल कैनाल में अंदर उपस्थित होती है। इसकी लेंथ अगर हम समझें तो फीमेल में होती है 42 सेंटीमीटर और मेल में होती है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होती है तो कशेरुक स्तंभ यानी कि वर्टिब्रा कॉलम, कशेरुक स्तंभ की तंत्रिका कैनाल में उपस्थित होती है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, प्रतिवर्त क्रिया। ये वो क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे एक्शंस हैं, ऐसे कार्य हैं जिसमें हमारे कॉन्शियस का कोई रोल नहीं होता, जिसमें हमारी चेतना यानी कि हमारे दिमाग का कोई रोल नहीं होता, जिसमें हम बिना सोचे एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ गर्म चीज़ पे एकदम से हमारा हाथ रख जाता है तो हम बिना सोचे हाथ को हटाते हैं। क्या हम सोचते हैं कि ये चीज़ गर्म है, अब मुझे हाथ हटाना चाहिए या नहीं? नहीं ना। तो बिना सोचे हम हाथ को हटाते हैं, इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो प्रतिवर्त क्रियाएं हमारी कंट्रोल होती हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे ध्यान देना कि रिफ्लेक्स एक्शंस को डिस्कवर किया था मार्शल हॉल ने, ठीक है, मार्शल हॉल ने डिस्कवर किया था रिफ्लेक्स एक्शन को। इनके बारे में डेफिनेशन दी थी मार्शल हॉल ने, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन स्वाभाविक, स्वतः और अनैच्छिक यानी कि स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स हैं, ठीक है, किसी दूसरे स्टिमुलाई यानी कि दूसरी उद्दीपन के प्रति। चेतना की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, कॉन्शियस विल इज नॉट कंसल्टेड, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है तो प्रभावित अंग तक पहुंचने के लिए जो आवेग का मार्ग होता है, यानी कि हमने जो अभी एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया तो ये जो सिग्नल पहले हमारे स्पाइनल, देखो जैसे ही हमने टच किया, ठीक है, इस चीज़ को हम फिगर से समझ सकते हैं आराम से। इस फिगर में देखिए, मोमबत्ती को जैसे ही हम ऊपरी जो हिस्सा है गर्म है वहाँ पे टच करते हैं तो जो हमें हीट का एहसास होता है वो इम्पल्स ऐसे जाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि हाँ ये हीट है, यहाँ से हमें हाथ हटाना है। फिर यहीं पे जो दूसरा रिस्पॉन्स में इम्पल्स जनरेट होती है इस मसल को, ठीक है, इस मसल की मूवमेंट के लिए कि हाथ हटा लो, ठीक है। तो इस पूरे पाथवे को कि यहाँ से जो सेंस गया हीट का, उसके बाद उस सेंस के प्रति अंदर एक सेंस डेवलप हुआ कि हमें हाथ का मूवमेंट करना है, इस पूरे पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, प्रतिवर्त या कहें तो प्रतिवर्त चाप, ठीक है। 5 घटक होते हैं इसमें, कौन कौन से? सेंसरी रिसेप्टर यानी कि जहाँ पर हमें कोई बाहरी उद्दीपन एहसास दिला रहा है कुछ, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा हो, तो संवेदी गृहीता या कहते हैं प्रापक, सेंसरी रिसेप्टर। फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी तंत्रिका, ठीक है, इसे हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं यानी कि इंटर न्यूरॉन, ठीक है, इंटर न्यूरॉन यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे इंटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, वो। और इसके बाद मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन वे तंत्रिकाएं हैं जो कि किसी मांसपेशी के मूवमेंट यानी कि यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो CNS से बाद में सिग्नल आया, अगर तो कुछ शुरू से देखें तो सिग्नल जो हीट का सिग्नल है वो एक्चुअली में पहले गया सेंसरी रिसेप्टर में, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन से गया आपका CNS का जो पार्ट इन्वॉल्व है यानी कि जो इंटर न्यूरॉन है, ठीक है, एसोसिएशन एरिया। इसके बाद सिग्नल यहाँ से आया इसके प्रति कि भाई गर्म था तो अब हटाना है, तो मूवमेंट का सिग्नल अब ऐसे आएगा और ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा कहाँ पे? इफेक्टर ऑर्गन, यानी कि जिस ऑर्गन में वो हीट का एहसास हो रहा है। मान लो आपने हाथ रखा था तो हाथ के ही मसल में वो मोटर न्यूरॉन की जो सिग्नल्स हैं वो फ्लो करेंगे। आपने जो राइट हैंड अगर किसी गर्म चीज़ पर रखा है तो राइट हैंड की मसल्स में ही वो सिग्नल जाएगा, ना कि लेफ्ट हैंड में, ठीक है, इतना समझना है आपको। तो ये था रिफ्लेक्स आर्क। अब बाद में बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, यानी कि स्वायत्त तंत्र का तंत्र। इसमें हमने 2 पढ़े थे, 2 टाइप थे इसके, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पिछले सेशन में हम बात कर ही चुके थे कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या था कि जब रेस्टिंग कंडीशन हो, बॉडी रिलैक्स हो, स्लो वर्किंग हो, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता ये चीज़ें, ठीक है। तो जब हमारी इच्छा, जिसमें हमारी कॉन्शियस विल इन्वॉल्व ना हो और हमारी बॉडी धीमे धीमे रिलैक्स होती है, तो वहाँ पर जो नर्वस सिस्टम वर्क करता है वो कहलाता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इन रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। रेस्ट और डाइजेशन किस नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है इस पर? तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है।
और वहीं इसके जस्ट अपोजिट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ एक्टिव होता है जब हमारी बॉडी एकदम एक्साइटेड होती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तनाव में होती है, बॉडी का मूवमेंट एकदम फास्ट होती है। ठीक है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन और एक्साइटमेंट में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, और अब आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी हम कल बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। कल मदर्स डे था, देखा सभी का स्टेटस पोस्ट। भावुक होकर खुद से सवाल किया, क्या वाकई हम एक दिन में अपनी माँ को वो प्रेम दे सकते हैं जिसका हर पल हमारी तरक्की, भलाई, हमारी खुशी के लिए त्याग से गुजरा हो। मदर्स डे पर कुछ लाइंस हैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी की। विश्वास साहब का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी कविताएं मुझे एक नया ही नज़रिया देती हैं। तो सुनना फिर। कि हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता, जिसे दुनिया को पाना हो वो पागल हो नहीं सकता। जफाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो। जफा उर्दू भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अत्याचार या कष्ट। हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में जो हमारी माँओं ने कष्ट सहे हैं, वो कष्ट, मैं उन कष्ट की बात कर रहा हूँ। कि जफाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो, वफाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। वफा भी उर्दू भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रतिज्ञा पालन, भक्ति या वफादारी। मुकम्मल मतलब कंप्लीट। तो माँ के त्याग के बिना आपकी कहानी, आपकी वफादारी अधूरी है। किसी की दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। हमारी शरारतें, हमारी गलतियाँ सब सहा है उसने। हमें इतना बड़ा करने में उसने बहुत कष्ट सहे हैं, पर अपने दिल की मायूसी हमसे कभी जाहिर तक ना की है। लास्ट में 2 पंक्तियाँ। तुम्हारी और उसकी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, उसकी रो के गुजरी है। जब हम छोटे थे ना, बोल नहीं पाते थे और ज़्यादा कुछ विकसित नहीं हुए थे, संवेगों का विकास नहीं हुआ था साइकोलॉजी में कहें तो हम ज़रा सी बातों पे रो देते थे। तो हमें चुप कराने के लिए वो रात रात भर जागती थी। मैं माँ के लिए क्या लिखूँ यार, मैं इतना काबिल नहीं कि उसके त्याग और प्रेम को शब्दों में बयां कर सकूँ।